नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड मैं हूँ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया सर। देश में सर राजनीति तो इतनी ज़बरदस्त चल रही है, यूजीसी और इनके ऊपर भी आपका मैं कमेंट बाद में लूँगा, बट मेरे को बात करनी है सबसे पहले वेस्ट बंगाल की। इसी की तरफ से पहला लिस्ट आया है जहाँ पर 68 लाख लोगों का नाम पहले झटके में काटा है और उस न्यूज़ में ये भी लिखा है कि भई 1 सवा 1 करोड़ लोगों का पता नहीं है कहाँ पर बैठने वाले हैं। तो वहाँ पर काफ़ी अभी इस टाइम पे ऊपर-नीचे चल रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरफ बैठने वाली है। किस बोलते हैं ना ऊँट किस तरफ पलटेगा किसी को पता नहीं है। सर आपके हिसाब से पहले तो एसआईआर में क्या हो रहा है सर? देखिए आदि पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शकों को, डीएफ वालों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार। आपने मुझे बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सी जो चुनाव हो रहा है, यूँ तो राज्यों में 5 में चुनाव है और किस राज्य में लड़ाई कमज़ोर है ये कोई नहीं कह सकता। सब लोग लड़ रहे हैं बहुत ही, क्योंकि हर एक राज्य की उस राज्य के अंदर कीमत है। हम लोग जब यहाँ बात करते हैं तो ओवरऑल इंडिया के बारे में होता है, तो आदमी थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता है, लेकिन उस राज्य में तो वो लड़ाई आखिरी लड़ाई मानी जाएगी। तो अब जिस तरह से आपने बंगाल से शुरू किया, तो बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हर आदमी बंगाल की सूचना जानना चाहता है, क्योंकि बंगाल रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए, बंगाल के बाहर के लोगों के लिए एक ऐसी लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है जहां इंडियन सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है। यानी जो हुँ। भारत, जो नेशन है, उसको प्रॉब्लम है। ये बात अब भारत के बाकी हिस्सों में बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है। तो उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को बीजेपी की जीत हार से मतलब हो ना हो, लेकिन उनको इस बात से मतलब है कि यार बॉर्डर्स पर जिस तरह से डेमोग्राफी बदल गई है, ये कल को मेरे घर तक पहुंच ना आए। तो इसीलिए हर आदमी, आप देखो लड़ाई तो वहां भी हो रही है असम में, लेकिन असम में उनको मालूम है असम में लड़ता हुआ आदमी ताकतवर दिख रहा है, फ्रंट पर लड़ रहा है, खुल के लड़ रहा है। तो उसकी नजर सबकी आ रही है बंगाल पे, क्योंकि बंगाल में बीजेपी पिछली बार जिस तरह से हारी थी, उसने लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें आज तक शेकिंग वाली स्टेट में है। तो वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये बात हो रही है। और अब इस बीच में अब हम इसको थोड़ा-सा आंकड़ों में जाते हैं, चूँकि आपने एसआईआर पे कहा। एसआईआर एक ऐसा खेल है, मतलब इस देश में जिसको लगातार खेलते रहना चाहिए था। ये एसआईआर एक ऐसी चीज़ है दुनिया के इतिहास में, मुझे लगता है आप तो पूरे वर्ल्ड स्ट्रेटजी को देखते हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को सबको देखते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश आप निकाल सकते हैं जहां 24 साल बाद, 23 साल बाद उस राज्य की, देश की वोटिंग का दोबारा से निरीक्षण हो और पहले से संख्या घट जाए? 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ घट जाए, सोचा जा सकता है क्या? ये इंसान देख का आइडिया है कि यार कैसे हो सकता है। यूपी में आबादी बड़ी होगी, बच्चे पैदा हुए होंगे, वो बड़े हुए होंगे, ये सब चीजें। 22 साल के बच्चे तो क्या क्या हो गए होंगे उस दिन जब पैदा हुआ होगा, तब से आज तक 22 साल का हो गया होगा। उनमें से कम गांव के हिसाब से 30% की शादी हो गई होगी। तो ये लोग, और आप ये सोचिए वो कम हो गए। वोटिंग कैसे कम? क्योंकि आपके यहाँ इस देश में बातें सिर्फ हो रही थी, कोई भी मतदाता सूची को सही करने के लिए तैयार नहीं था। और चूंकि अब पानी नाक तक आ गया था, पिछली बार के चुनाव में हम गौर करते हैं, बंगाल पे ही हम जाते हैं, तो बंगाल में जो ममता बनर्जी और बीजेपी की वोटों का डिफरेंस था, वो लगभग 9 से 10% है। अलग अलग बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि 37.9 उनका है बीजेपी वालों का, और उनका 47.9 के करीब, तो 10%। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि अभी एसआईआर से जो नाम उड़ चुके हैं, जिनका मतलब जो अब वापस नहीं आएंगे, वो हैं 68 लाख। मतलब 63 पहले थे, 1.5-2 लाख और उन्होंने बढ़ाए हैं। इस तरह से करके लगभग ये 68 लाख के करीब ऐसा डाटा है आचिन जी, जिस पर कोई बात ही नहीं है होनी। वो तो हो गया, खत्म हो गया। अब जब आप ये देखते हैं तो आपको मालूम है पिछली बार जीत और हार का अंतर कितना था? 62 लाख। तो यानी बीजेपी और उसके बीच में जीत हार का अंतर जितना था, उससे ज्यादा के नाम कट चुके हैं, जिसमें से 24 लाख मर चुके हैं, मरे हुए लोगों के नाम। आप अब बीजेपी जो इतने दिन से एक एकदम कोने में बैठी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि होता क्या था कि वो आके हर बार वोट डाल जाता है। अबे मरा हुआ आदमी वोट डाले जा रहा है, वो बेचारा ना
जो जमीन में कब्र में दफना रहा उसको नहीं टाइम हो रहा कि वो दूसरे की बात सोच सके, क्योंकि उसको फिर वोट देना है, कभी लोकसभा का कभी पंचायत का, उसको बेचारे को बार बार आना है विधानसभा। जो जल के मर गया उसको भी आना है। आप सोचो, इन्होंने मुर्दों की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि वो बेचारों को वोट आके अपने देनी है। अब ये क्या हुआ है, एसआईआर के माध्यम से आपके जो एक करप्ट सिस्टम्स इस देश की नसों में पैदा हो गया था, उसकी सफाई हुई। और उसका अब ये है, क्योंकि चूंकि वहां बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बूथों पर वो कब्जे कर सके, वो तो जान बचाते घूम रहे थे, तो लिहाजा ये इसमें से मेजर चंक वो था जो टीएमसी के लिए वोट, जिसका इस्तेमाल टीएमसी कर रही थी, तो वो हट गया। अब बीजेपी और टीएमसी लगभग सेम पिच पर आकर खड़े हो गए। जो इतना ज्यादा परसेंटेज होता था, 80 से 85% वोट पड़ता था, अब आप ये देखना वो 70 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो हुँ। जो मरने वाले हैं वो तो आ नहीं पाएंगे ना भाई। देखो उसका अंतर क्या है, लोग कहेंगे अभी भी वही है, तो जो आम आदमी उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो 100 मीटर का दायरा है जहां वोटिंग होती है, उसके दायरे में वही आदमी आ सकता है जो अपना दिखाता है कि ये मेरा स्लिप है मतदाता सूची में, ये मेरा नाम है। वो गलत सही अंदर एजेंट चेक कर लेगा, लेकिन उसके पास है ना ये। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को इससे कोई लेना देना नहीं कि भाई तू कौन है क्या है, उसके हाथ में एक तो लाठी है और दूसरा उसका चश्मा क्लियर है कि भाई इसमें नाम है, मतदाता सूची है, तो तू जा, नहीं तो दफा हो जा। तो वो क्या होगा कि इसीलिए वो लोग आ ही नहीं पाएंगे। जब वो आ ही नहीं पाएंगे तो फर्जी वोट डालना तो खत्म हो गया ना। तो इसलिए एक हुँ, बहुत बड़ी एसआईआर की कामयाबी ये है। और जो लोग अभी हैं, जिन लोगों को आप ये देख रहे हैं जिनका अभी बचा हुआ है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसीज हैं, एनोमलीज हैं, या जो जो इस तरह के केस पाए गए कि साल पिताजी का भी नाम वही है, माताजी का भी नाम वही है, बाबा का नाम भी वही है, दादी का भी नाम वही है, 25 साल का है वो, पोता भी उसका है, वो भी वोट डालने लायक हो गया, बाबा भी वोट डाल रहा। तो इतना जो समाजवाद आया वो दुनिया में किसी देश में नहीं आया जितना यहाँ आया। तो वो सब है, उसमें से भी जाएंगे। तो एसआईआर ने पूरे बंगाल की पॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया। अभी हम ये हुँ। नहीं कह सकते ये क्या है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब एक कॉमन इवन प्लेइंग फील्ड पर आके दोनों खड़े हो चुके हैं। एक चीज़ तो है सर, जो अगर आप इस बारी एसआईआर का मैं एक्चुअली देख रहा था एक जो किधर-किधर पे सबसे ज़्यादा कटे हैं। जो मेरी एनालिसिस हुई है, प्लीज़ मेरे को करेक्ट करिएगा। ज़्यादा जो कटे हैं मुर्शिदाबाद, मालदा और वो बॉर्डर रीजन जहाँ पर इश्यूज़ हैं, वहाँ कटे हैं। मैंने थोड़ा-सा सीट का ब्रेकडाउन देखा। मैं यार वो भी देखते हैं। सीट के ब्रेकडाउन से मुझे ये पता चला कि ज़्यादातर जो सीट्स थी, उसके अंदर मार्जिन बहुत कम था। ठीक है जी। तो अगर आप 3% भी वोट हिला दो, गए ये लोग। टीएमसी की गेम खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। दूसरा सबसे ज़्यादा जो टेढ़े-मेढ़े काम होते थे, ये मुर्शिदाबाद, मालदा बेल्ट में ही होते हैं। तो ये फ़ोकस्ड उधर पे हुआ है एंड वो पूरा साफ किया गया उधर पे। और वो वाली सीट्स में जीत का मार्जिन 1 डेढ़ % भी नहीं था सर। तो ये कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशन हुई है सर जिसके हिसाब से ये चीज़ करी गई है? देखो इसमें पॉलिटिकल बहुत सोच के किया गया, ये तो इसलिए संभव नहीं हो सकता क्योंकि आपको तो अगर आप करना चाहते हैं और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इसको विफल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आप वहां थे ही। तो इसीलिए आप, चूंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये मसला क्या है, मसला क्या है, मसला ये है कि बंगाल और बांग्लादेश, सबसे बड़ी सीमा बंगाल में मिलती है ना, बॉर्डर्स पे, आप टाउन पे। और वहां भाषाई तौर पर एक गैर बांग्ला के लिए ये समझना बहुत असंभव है कि ये जो बोल रहा है आदमी, ये बंगाल का है क्या बांग्लादेश का है। फिर वहां विशिष्ट पहचान के तौर पर मुस्लिम जो एक आइडिया है वो बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए एक विशिष्ट पहचान वाला, तो वो वहां मौजूद है। और वो लंबे समय से जहां बीएसएफ थी या तमाम चीजें थी, वो इस भाषाई उसको अंतर नहीं कर सकते, बोलते दोनों बांग्ला है, दोनों चीजें। तो जो अलग होता है गांव का, जैसे हम में से कुछ भी लोग होंगे तो मुजफ्फरनगर का कौन है और मेरठ का कौन है, ये हम बातचीत में ही बता देते हैं। हम दो बाहर का आदमी नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन सा, वो कहेगा अच्छा वेस्टर्न यूपी के हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ भी कौन से हिस्से का है। तो भाषा का जो अंतर होता है, बीएसएफ उसको नहीं पकड़ पाती थी।
तो आपके कागज भी बन रहे थे। आपने देखा होगा अमित शाह ने बहुत ही क्लियर बोले थे जब होम मिनिस्टर कि भाई वो मान लीजिए पार करके आगे। लेकिन उनका सबसे पहला काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है, पटवारी कर रहा है, लेखपाल मतलब, उनका गांव का प्रधान कर रहा, वार्ड पंचायत मेंबर कर रहा। तो ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो टीएमसी के लोग थे। और ये पूरा इलाका जो आप मुर्शिदाबाद, मालदा जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये आज से नहीं है। ये एक रोग बेल्ट टाइप में पहले से होगा। आपको याद होगा चिट फंड की हजारों कंपनियां यहां खुलती थी, इस तमाम जगह से। उसके बाद आप देखिए जो गोकशी, जो जानवरों का जो इधर से उधर पाके वहां भेजना बांग्लादेश, इसके अलावा जो ड्रग्स की तस्करी है, मतलब वैसी नहीं सिर्फ ड्रग्स, वैसा भी नहीं, वो जो हम लोग जिनका दवाइयों में इस्तेमाल करते थे, फेंसिडिल और वो तमाम चीजें, क्योंकि बांग्लादेश में ये नहीं बनती थी, वो सब की ये सब एक ऐसा स्टेट हो गया था जहां नेक्सस खड़ा हो गया था। पिछले साल या उससे पिछले साल है, जिसने याद होगा आपको, मुझे लगता है दर्शक जाके देख भी सकते हैं, उसने क्या किया था, नीचे से पूरी सुरंग ही बना दी थी भाई ने, पूरी नीचे, हमारे यहाँ से वहां तक अपना नीचे से हुँ। सप्लाई चल रही थी और ऊपर उसके से बेडरूम में नहर। से जाती हाँ, उन्हीं का तो आप ये सोचिए कि तो ये सब चल रहा था। अब सरकार ने क्या किया, डेटा उनके पास हुआ, स्ट्रांग हुए, ऐसे अफसर तैनात किए गए जिनकी निष्ठा असंदिग्ध थी, उन सबको, और जो उस इलाके को समझते थे वो किया गया। दूसरा, जो सबसे बड़ा बेल्ट है ये तो है ही, देखिए साउथ कोलकाता और वहां बीजेपी घुस नहीं पाई थी। बीजेपी को सबसे बड़ी दिक्कतें वहां हुई हैं, तो वहां से आपने देखा होगा बहुत सारी जगह से जो मजदूरों के उसमें रहे थे, जब उन्होंने वो लोग भागे, याद होगा कहीं किसी के आधार कार्ड मिले, कहीं किसी के, वहां सिर्फ ये नहीं हुआ कि भाई इनके दो जगह नाम है, जैसे आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस यूपी में हुआ है, दो उसने वोटर बनाए हुए थे, वो अरेस्ट हो गए। तो यही अफवाह थी, ये पूरे बंगाल में अफवाह थी कि ये सरकार जो है ये छोड़ेगी नहीं, जो चेंज हुआ है अभी लॉ में कि आपको पकड़ा जाएगा, आपको 10 साल की सजा होगी। तो ये बात वहां बहुत थी, वो ये समझ गए कि अब नकली आधार पाधार से काम चलेगा नहीं, तो इसीलिए वो बड़ी संख्या में भागे। तो ज्यादातर आप देखेंगे जो भागने वाले या मरने वाले इशू हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, या फिर आप कलियाचक का इलाका हो, साउथ 24 परगना और दिनाजपुर हो, या 24 परगना हो, इन तमाम जगह से लेके कोलकाता साउथ तक सब जगह वो लोग हैं, क्योंकि उनको बसाया हुआ था। उनको डेमोग्राफी बदलने की पूरी ये कोई हम लोगों का ऐसा प्रलाप नहीं है, ये अब कागजों से साबित होता है। और ये बात 2004 में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हुआ करते थे कांग्रेस के कानपुर के, उन्होंने भी डाटा दिया था कि करोड़ों में संख्या है। तो करोड़ों का मतलब तो करोड़ों ही होता है ना लोगों के लिए। हमारे लिए तो चूंकि हम इस देश में हैं जहां आबादी 140 करोड़ की बात होती है, लेकिन अब तो मुझे लगता है आबादी भी घट के 120-30 करोड़ पे पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से वोटर ही गायब हो गए तो उनके माँ बाप भी गायब हो जाएंगे, वो तो हवा में थे ना। तो वो जो है, वो सब चीजों के बाद मुझे लगता है कि ये कोई इंटेंशनली नहीं, लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेते वक्त आप भी देखते होंगे, आप अगर किसी भी नए शहर में कोई एसपी आता है तो उसको इंटेंशनली कोई ना बताए, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल बॉस नहीं बता रहा, लेकिन वो आते ही सबसे पहले मीटिंग में यही पूछता है ना कौन कौन से इलाके डिस्टर्ब है। आपने देखा होगा, आप भाई बल्कि आप तो बहुत ही अच्छा डिफेंस को करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि मैप बना रहता है, उसमें पिन रहता है, कोई भी आता है उसको मालूम है। तो इसीलिए सबको मालूम है कि खेल कहां से चलता है, इसीलिए इन इलाकों को स्पेशली किया गया, छोटी-छोटी गलतियां पकड़ी गई, और इस तरह से उनको टारगेट न करते हुए, लेकिन उनको पूरी तरह से इम्यून करना है। हुँ। उनको पूरी तरह से प्रूनिंग उनकी की गई है, और उसका नतीजा है कि वहाँ ज़्यादा लोग गायब हैं। क्योंकि सर एक एक बड़ी चीज़ हुई। जब ये एसआरआर शुरू हुआ हमने देखा एक वेव लोगों का भागा वहाँ से। बहुत ज़बरदस्त तरह से भागा कि यार ये तो हो गया। एंड मैं काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये वापस आता है कि नहीं आता। अभी तक तो मैंने देखा नहीं इनको वापस आते हुए। तो ये कुछ तो फ़ायदा हुआ है वहाँ पर कि ये जो फेक वोटर्स इतने सारे बैठे हुए थे, वो कुछ परसेंटेज में तो कम हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 100% गए हैं, बट कुछ परसेंटेज में तो कम हुए हैं। यहाँ पर सर टीएमसी की तरफ से जिस तरह से उनकी लीडरशिप और बाकी सब की तरफ से, एक तो मैंने ये देखा है उनको ये दिख रहा है कि यार ये बीजेपी वाले अभी सपोर्टर वपोर्टर आपस में लड़ रहे हैं तो जरा ज़्यादा कुछ बोलो मत, नहीं तो हमारे सिर पे पड़ेंगे सारे आके ये, सब गुस्से में हैं। तो ये सारे चुप बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो अपीयरेंस के बाद सारे शांति हो गई इनकी।
ये कर क्या रहे हैं सर पीछे से? इनकी क्या प्लानिंग है कि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इनके अंदर अभी दम बचा है कि दे आर नाउ एक मेरे को तो ये लग रहा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आई, इट वाज़ अ शो ऑफ डेस्परेशन कि साहब कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं खुद जाके लड़ूँगी टाइप्स। नहीं तो आपके पास लॉयर्स हैं, आप क्यों आ रहे हो सामने? तो ये थोड़ा मेरे को एक डेस्परेशन टाइप एक सिचुएशन लगी है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को जिन्होंने देखा है, वो जानते हैं कि वो इसी तरह से करती हैं। उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, अपने लोगों को वो ये मैसेज दे देती हैं कि मैं सड़क पे उतर के लड़ती हूँ। ये उन्होंने छवि बनाई है। हुँ, याद है जेपी की कार पर चढ़ गईं, उसके बाद उनको टिकट मिला, उन्होंने हराया सोमनाथ चटर्जी को और तब से आज तक जब 98 में 95 में उन्होंने कोलकाता में रैली की थी, मुझे आज भी उतनी बड़ी कोई रैली याद नहीं है, पूरा कोलकाता सड़कों पे उतर आया था। 98 में रैली बनाती हैं, उसके बाद आप देखो संसद में बिल फाड़ देती हैं, क्योंकि उनको उस पॉलिटिक्स से लाभ मिल रहा था। इमोशनल अटैचमेंट। आइडेंटिटी की एस्टेब्लिशमेंट की भाई हम आइडेंटिटी लेकिन होता क्या है आदि कि मैंने ये जो देखा है और ये इतिहास बताता है कि जिस रास्ते से आते हैं हम उसी रास्ते से जाते हैं जो कभी हमारी सबसे ताकतवर ड्रिबलिंग की ताकत थी जिस हिंदुस्तान के पास वो उसी से हार गया क्योंकि मैदान बदल गया उसके बाद याद होगा रिक चार्ल्सवर्थ क्या करता था बॉलिंग क्या होता था यानी बॉब लैंडर है ना एक एक करके हम लोगों ने कैसे लोग देखे टीवी पर उनको हॉकी में और हम लोग 11वें नंबर पर आने लगे 10वें नंबर पर आने लगे क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी बाद में उस पर डिपेंडेंट रहना कमजोरी हो गई तो टीएमसी की ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग थी या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थी इसका जमाना चला गया अब लोग सवाल भी करने लगे, लोगों तक मैसेज जाने लगे, कन्वे होने लगे क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में एक ऐसा मोबाइल है, जिस पर साथ के साथ पीएम जब बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हो बैठ के और जो पीएम के सामने बैठा हुआ आदमी है, वो भी उसी समय सुन रहा है। रियल टाइम में आप सामने हैं, तो आपका रिएक्शन भी रियल टाइम में ही जाने लगा। ममता बनर्जी आज भी ये सोच रही हैं कि शायद वो कंट्रोल कर लेंगी उस भीड़ को जिसके पास अब उनके लिए सवाल है और इसीलिए वो इसी डेस्परेशन में सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये मैसेज देने की कोशिश करती हैं मुस्लिम वोटर्स को जो मुझे नहीं लगता जाएगा मैं उसकी बात करूं बंगाल की कि मुस्लिम वोटर टूटेगा ये मुझे शक है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने इस देश में अपने सामने राजनीति को रहन रखा है गिरवी रख दिया इस देश की राजनीति को अपने वोट बैंक के तौर पर बैंक का वोट के साथ जो रिश्ता है वो उन्होंने अपनी आबादी के साथ जोड़ के किया 1947 के बाद ही यानी पहला जब हिंदुस्तान का 1952 में चुनाव हुआ था 51-52 में क्योंकि दिसंबर से शुरू होकर मार्च तक चला था उस दौरान ये समझ गए थे ये वोट बैंक के तौर पर कि हम इस देश में कुछ लोगों को जिनकी राजनीतिक क्षुधा जो है देश के हित से ऊपर है उन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो लगातार कर रहे हैं आप देखेंगे ममता बनर्जी से बेहतर उनको कोई आदमी मिलेगा मुझे शक है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक्सट्रीम पर जाकर आप उस राज्य में और आप सोचिए कि कैसा मनमोहनी मंत्र है उनके ऊपर वो इसलिए है क्योंकि लेफ्ट ने जो पॉलिटिक्स वहां की 34 सालों तक उन्होंने बंगाल को एक अलग आइडेंटिटी में मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं बोलते हैं जो हम लोगों को फील्ड में भी पता चलती है क्योंकि वो कई सारी चीजें ऐसा लेकिन आप ये सोच के चलिए कि उन्होंने ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी को भी इस तरह से डेवलप किया कि वो सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी के साथ सिंक्रोनाइज ना कर सके ये क्राइम है लेकिन आपके पास अभी तक ये तय नहीं हो पाया आदि कि इस देश में भारतीय कौन होगा ये डिसाइड करना है आज ये जो लड़ाई हो रही है जो मारपीट हो रही है जो सड़क पे वो उतर के नाच रहे हैं वो इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि आपको जिस हल को जिसको 15 अगस्त 1947 को जिस फैसले को हो जाना चाहिए था कि भारतीय कौन होगा उसी दिन ये डिसाइड हो जाता तो आज ये बात नहीं होती ना कि साहब ये तो वोट कर रहे हैं वो उधर रोहिंग्या के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे साहब इनको पढ़ाना चाहिए क्योंकि इनका राइट है दूसरी तरफ वहां रोहिंग्या भागते हुए भी हिंदुओं की बच्चियों औरतों के साथ रेप कर रहे हैं उनको मार के वहां दफना रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है ये घालमेल जो है इसलिए है क्योंकि आपके देश में आज तक ये तय नहीं हुआ कि भारतीय कौन होगा उसके बाद राजनीति होती इसी होल से मुस्लिम पॉलिटिक्स तैयार करती है
जिहादियों को तैयार करती है और उन पॉलिटिशियंस को इसलिए तैयार करती है कि वो घुटनों के बल गिरें और उनसे वोट माँगे और उसके बाद भले ही वो कुछ भी करें। तो ये काम ममता बनर्जी से बेहतर कोई टीएमसी से नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो मुस्लिम वोटर की वजह से डर रही है, लेकिन वो अपनी जो स्टाइल है, उसको वापस अपने दर्शकों तक ले जाना चाहती हैं क्योंकि पिछली बार जब याद होगा पैर टूटा था। याद है उनका वो जब वो नंदीग्राम में और मैं उस रैली में था। मतलब हम लोग भी कार से पीछा कर रहे थे उनका, क्योंकि कंटिन्यू रात के 8-9 बज चुके थे और हम लोग गए वहाँ, जहाँ ये हुआ था, तो वहाँ लोगों ने कहा कि साहब यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी और आप देखो उसी से लोग कहते हैं इलेक्शन बदल गया। तो वो ये बात कर रही हैं, वो एक पॉइंट ढूँढ रही हैं जैसे हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी तिलिस्म की कि कहीं कोई एक है जहाँ आपको हाथ लगाएँगे दरवाज़ा खुल जाएगा। तो हाँ। ममता बनर्जी अपनी स्टाइल से, अपनी राजनीति की उसी स्टाइल से, अपने उस भावनात्मक राजनीति से वो पॉइंट ढूँढ रही है कि जहाँ खुल जाए, जहाँ से बीजेपी बाहर और मैं फिर वहीं की वहीं। ये वो कोशिश कर रही है। सर इसके अंदर अभी मैं आता हूँ अगले अगले स्टेट के ऊपर जो बांग्लादेश को अगर छोड़ें तो हमने बांग्लादेश की वेस्ट की बात करी, अब बांग्लादेश की ईस्ट की चलते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एक वो बोरा साहब जो हैं असम कांग्रेस के उन्होंने जिस तरह से छोड़ा, उसके बाद हिमंता दा ने जो मतलब आई मस्ट से तो हिमंता दा को एक्शन देखने में ना जो मजा आता है। ऐसा स्विंग मारा उन्होंने, सुबह उनकी मीटिंग हो गई, स्टेटमेंट्स आ गए, हाँ जी, वो जॉइन कर रहे हैं बीजेपी, ये वो, ये तो सर मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इन्होंने, ऑपोजिशन की वहाँ पर। ऊपर से गौरव गोगोई के ऊपर जो चार्जेस हैं, ये जो पाकिस्तान कनेक्शन, ये वो सब कुछ चीज़ें हैं, ये क्या क्या हो रहा है सर वहाँ पर और इसका क्या परिणाम रहेगा? देखिए, अगर हम इसको देखें कि गौरव गोगोई को उन्होंने लिया या इसको लिया, इससे बड़ी चीज़ जानते हैं मुझे क्या लगा? उनका स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें उन्होंने जी, कहा कि आखिरी हिंदू नेता, ये वर्ड इस्तेमाल किया, ये आखिरी पहली हिंदू चीज़। नेता कांग्रेस में। हुँ। उसको उन्होंने ले लिया। तो यानी कांग्रेस जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बार-बार वो यही बताना चाहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि जो पीएम कह रहे हैं, जो इस देश की नब्ज़ है, मैं उसको अच्छे से पहचानता हूँ। उन्होंने कहा भई ये प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मार्क्सवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है। उन्होंने ये बता दिया कि साहब हमने लाश ले लिया, अब ये जो भी है ये मुस्लिम लीग ही है। और आप हैरान हो जाएँगे सैकिया, एक देवव्रत सैकिया और एक हाँ, ये गौरव गोगोई। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको दूसरे राज्य में कोई वहाँ जानता हो असम का। और अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि भूपेन बोरा के वो जैसे ही होता है, तो आप ये समझिए अलग-अलग जिलों से इकाई टूट रही है उनकी। बड़ा इंटरेस्टिंग वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ एक बात हमको ये देखनी होगी, बहुत गंभीर बात है कि कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी अगर किसी राज्य में है तो वो असम है। और वो कई बार ये कह चुके कि मैं हिंदुस्तान की पहला आउटपोस्ट हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं हिंदुस्तान की लड़ाई यहाँ असम में लड़ रहा हूँ। तो वो कोई एक्ज़ैगरेट नहीं कर रहे किसी बात को। वो रियल सिचुएशंस के बारे में बता रहे हैं जो हमारे देश के लोगों को आदत नहीं है सुनने की। हम लोग इमोशनल कल्पनाओं में खोने वाले लोग हैं। हमको मालूम है कि कभी अटक से कटक थे हम। ये बड़ा अच्छा वाक्य आप देखेंगे बहुत सुंदर लोग बोलेंगे, हमने तो ऐसा किया था। आपने किया था भाई, लेकिन आप अभी कहाँ हैं? इस पर वो नब्ज़ पर चोट करते हैं बार-बार, अगर आप गौर करेंगे तो वो चोट करते हैं। उन्होंने हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन खाली कराई है। उन्होंने मूल अस्मिया पहचान को ऊपर लाके रखा है, कि साहब ये है। वो सोचता नहीं है, मदरसे बंद तो बंद, जाइए। अब वहाँ कुछ हुआ? आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी आप ये कह रहे हो, वो केंद्र सरकार भी ये कहती है जाके कोर्टों में कि साहब हम जो है मॉडर्न एजुकेशन लाएँगे इसमें। अरे भाई मॉडर्न एजुकेशन क्या ले आओगे आप? भाई जिसमें एक क्लास में बच्चा ये पढ़ के आए कि ये धरती चपटी है और बराबर वाला टीचर आके उसको समझाए कि धरती घूम रही है, तो आप बाकी कुछ करें ना करें, उस बच्चे का दिमाग तो घुमा ही चुके हो। तो इसीलिए उसमें मॉडर्न एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं, या तो वो होगा या वो नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इतनी क्लैरिटी है हेमंता बिस्वा शर्मा ने वो साथ के साथ बंद कर दिया। उन्होंने कहा संस्कृत भी बंद कर दो, क्या दिक्कत है? बंद कीजिए। गुरु पहले तो इनसे कीजिए, वो तो पढ़ ही लेगा, क्योंकि संस्कृत तो ये नहीं कहती कभी भी
कि मैं माँ वो तो कहती है कि ये माँ है, धरती मेरी, पृथ्वी मेरी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। वो तो यही कहती है। योगक्षेम में वहां में वो तो ये कहती है। वसुदेव कुटुंबकम ये कहती है, तो इसीलिए उनको कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने बंद कर दिए। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने क्या-क्या किया। घुसपैठ बंद कर दी। जो बदरुद्दीन अजमल, जो इस देश की मुझे लगता है कि राजनीति में कैसे धर्म का विद्रूप चेहरा आपके सामने आता है, वो इस तरह का। वो सिर्फ इसलिए नेता था क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो वहाँ से रोक सकता है, कांग्रेस वो छूट दिला सकता है, वहाँ घुसपैठिए घुसा सकते हैं। धुबड़ी में चूँकि मैं ज़्यादातर बातें आदि इसलिए करता हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि मैं इन सब जगह में शामिल हुआ हुआ होता हूँ। हुँ। मैं धुबड़ी में जब खबर कवर करने गया और मैं उनके हेलीकॉप्टर में था, आपको बता दूँ, आप हँसोगे, गुलाम नबी आज़ाद के। तो वहाँ से उतरा क्योंकि एक दिन हम लोगों को रिपोर्टर को करना होता है ना, एक दिन पॉलिटिशियन के साथ, तो उसको पूरे दिन कवर करते हैं। तो मैं बरपटा, धुबड़ी, ग्वालपारा इन तमाम जगह हेलीकॉप्टर में। तो मैं उसकी गाड़ी में घूम रहा और वहाँ उसकी जहाँ रैली होनी थी वहाँ आदमी नहीं है। हुँ। तो हमने कहा, सब क्या हुआ? कहने नहीं यार वो सब बदरुद्दीन अजमल के लोग चले गए उठ के, एक भी नहीं है। एक भी आदमी नहीं था। ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, जब पहली बार जीत के आई थी बीजेपी। मैं खुद उस चुनाव को कवर कर रहा था। अब उसके बाद जो है फिर हम लोग गए आगे, तो वहाँ लिखा हुआ बीएन डिग्री कॉलेज। अरे हुँ। हमने कहा ये क्या है? कहने लगे बालकनाथ या कुछ ऐसा नाम था, या ऐसे मतलब भगवान शिव के नाम पर थे। फिर आगे गए तो वहाँ बीएन इंटर कॉलेज, वो नाथ कुछ करके। हमने कहा यार आबादी तो कितनी है? कहने नहीं साहब आबादी तो यहाँ 95% 90% मुस्लिम है। तो हमने ये कौन थे? कहने लगे इससे पहले ये यही थे। तो ये चीजें आपको अपनी आंखों से असम में दिखेंगी, कितने लोगों ने देखा होगा। ये पाकिस्तान में दिखाई देता है आपको। जो पाकिस्तान के यूट्यूबर आपने देखा होगा, वो जब जाते हैं सियालकोट में या उसमें अलग-अलग जगह पे, रावलपिंडी की अलग-अलग बस्तियों में जहाँ हिंदुओं के मकान बड़े-बड़े, उस पर मैं देख रहा था एक पे ओम लिखा हुआ है और वो यूट्यूबर कह रहा है कि यार इस पे कुछ लिखा हुआ तो है, ये कुछ हिंदुओं का कुछ लिखा हुआ है। वो बड़े खूबसूरत मकान थे बॉस। वो अद्भुत थे। उनमें पानी का टंकी आज से हम लोगों ने तो यहाँ दिल्ली में 50 सालों में देखी होंगी, उन्होंने तो उस समय वो अपने घरों में लगा रखी थी। वो इतने रईस लोग थे। कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीजें आप असम के परिप्रेक्ष्य में देखिए आदि, जहां एक ऐसा मुख्यमंत्री लड़ रहा है जो ये कह रहा है, जो इसको इशू को पहचानता है। उन्होंने परिसीमन में ये सबसे बड़ा काम किया कि ये जो आबादी से ट्रांसफर कर रहे हैं, जो डेमोग्राफी से इस देश की किस्मत बदल रहे हैं, जो डेमोग्राफी से ये तय कर रहे हैं फेक उसके साथ करके कि इस देश का भविष्य क्या होगा, ये तय करने वाली संसद और विधानसभाओं में हम घुसेंगे। ये एक बहुत मैन्युफैक्चर्ड आइडिया है। ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि भाई नेचुरली आप होगा। हुँ। ऐसे से कोई मुख्यमंत्री टकरा रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि उसका हौसला बहुत बुलंद होगा, वरना तो राजनीतिक इस देश में करेक्टनेस, पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए लोगों ने क्या-क्या नहीं किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि असम में, और लेकिन अच्छी बात ये है कि जनता उनको रेसिप्रोकेट कर रहा है। आपने देखा होगा वो जो वो चला संसद में भी, जिस पे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या मजाक है, एक ही आदमी कर रहा क्या ये सब। इकोसिस्टम टूट रहे हैं सब जगह, क्योंकि जो लीडर है उसको ओन करने की आदत आ गई। आपको, मुझे पता नहीं दर्शकों को, लेकिन आपको याद है कि नहीं है, लेकिन आपको याद है कल्याण सिंह ने कहा था कि हाँ मुझे गर्व है, मंदिर वो मस्जिद ढांचा गिरा था, याद है? मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसके अलावा याद है आपके देश के उन्होंने क्या कहा था? शर्मनाक दिन। किन्होंने? आडवाणी साहब, अटल बिहारी साहब। शर्मनाक दिन, काला दिन। तो आपके उन नेताओं में ऑन करने की हिम्मत नहीं थी। आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये कोई है, यहाँ नहीं चलेगा। ला उनको बाहर निकालो कान पकड़ के, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो ये क्या करता है? ये आपके वोटर के साथ मैच करता है, जो कह रहा है कि हाँ साहब ये नहीं होना चाहिए, हम तो आपको वोट ही। हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि मियाँ मुस्लिम तैड़ देसी गोली मारते हुए जा रहा, कहने लगा और क्या करेंगे? क्लैरिटी है ना, आपके वोटर के साथ है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई हेजी आइडिया नहीं। और हेजी आइडिया होता है तो आपको मालूम है क्या होता है। ये तो आप भी जानते हैं कि जिस जिस प्रक्रिया से हम सब लोग गुजर रहे हैं वो हेजी आइडिया का ही खेल है, हुँ। क्लैरिटी नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि लोकसभा में अगर हम उसको विधानसभा का चुनाव के हिसाब से देखें तो 100 सीटों पर थी एनडीए, 140 126 सीटों पर। आप तो सोच लीजिए
आप ये सोच लीजिए, कांग्रेस 25-30 सीटों पे, 22 सीटों पर उसको निपटना था। वो आज भी उतने पे ही दिख रही है, क्योंकि जहां मुस्लिम वोट है वो तो अब यार वो रहेगा, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और उससे बड़ी चीज ये है कि जो हमने देखा था कि वो 100 सीटों पर आगे थे, वो 70 सीटों पर रहे थे उससे पहले। तो आप सोच लो, 60 से 70, तो बीजेपी लगातार तीसरी बार अभी बनाती हुई दिख रही है। जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि ये अगर दोनों आपके बन गए, असम में तो है ही है, वेस्ट बंगाल में भी अगर बन गए, तो आपका फिर जो एक सिक्योरिटी का एंगल है वो पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाता है। उसके बाद ये जितने भी इल्लीगल्स हैं आपको वापस फेंकना, ये करना, वो करना बड़ा ईज़ी हो जाएगा, इसके अंदर कोई वो डाउट नहीं है। सर बट हेमंता साहब एक तरह से जो उनकी इस पॉलिटिक्स में उन्होंने जिस तरह से एक डिफरेंट गेम खेला है, बड़ा अलग-सा गेम खेला है। पहले तो अंदर घुस के उनका सबसे वल्नरेबल बंदा तोड़ा, उसके बाद उनकी लीडरशिप के ऊपर डायरेक्ट अटैक मारा है, और ये अभी से नहीं, पिछले साल से मार्च से बोल रहे हैं कि भैया मैं छोड़ूँगा नहीं इसको। नाउ एक मेरे को जो एक डिफरेंस दिख रहा है कि एक एक नो नॉनसेंस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वहाँ पर, कि साहब ये मेरे आइडियोलॉजिकल अपोजिट हैं, इनको मैं छोड़ना नहीं है। एंड इनकी अपनी भी एक हिस्ट्री है वहाँ पर, हेमंता साहब की अपनी भी हिस्ट्री है कांग्रेस के साथ। तो ये जो एक 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 नया ब्रांड ये निकल रहा है पॉलिटिक्स का, यहाँ पर अब 2-3 लोग हैं सर, हेमंता साहब हैं, जो ये कर रहे हैं, योगी बाबा हैं जो ये कर रहे हैं। देयर न्यू पीपल, जो नए-नए लोग आ रहे हैं, पवन कल्याण है, वो थोड़ा अनअपोलोजेटिक है। जबरदस्त तरह से, मतलब जो उसको डंके की चोट में बोलता है। ये आपकी नई पॉलिटिक्स बनने वाली है सर आगे की फ्यूचर में? दरअसल आप ये सोचेंगे, बहुत साल पहले ये डिस्कस हुआ जब मोदी आए ना, तो बहुत सारी चीजें होगी। तो मेरे से ये हो रहा था कि फर्स्ट के बाद कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन। हमें मैचे मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर किया करते थे, तो सारे पत्रकार, चूंकि उसमें तो डिफरेंट आइडिया, और इंग्लिश मीडिया का तो इस देश का दुर्भाग्य ये है कि उस भाषा को आज तक आपकी ताकत है वो। तो उसका क्या दिक्कत थी कि उनके साथ, चूंकि भाषा के अंदर उसका अपना एक डीएनए होता है भाषा का, भाषा नहीं होती, तो लिहाजा उनको मैं 1 मिनट आदि, हेलो, मैं हेलो, ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने इस पूरी पॉलिटिक्स को होते हुए देखा, कम से कम असम की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वही नहीं है। मैंने आपको कहा योगी आदित्यनाथ हैं, आपने पवन कल्याण भी गिराया, क्योंकि ये चीज अब क्लियर हो गई है इस देश की राजनीति में कि हमको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो हमारी बात को सीधा सुन रही हो। उन्होंने, देखिए, आज भी लोग बहुत सारी चीजें, मतलब ये तो एक अच्छी बात है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनली मुकाबले में अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने में कामयाब हो रहे हैं, खड़े खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है, आपने वोट इसलिए नहीं दिया था। देश की ज्यादातर जनता ने, याद होगा, उन्होंने लाइनों में खड़े होके बिताया था जब नोटबंदी हुई थी। तो हुँ, आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हम रोटी नमक खा लेंगे, उस भीड़ ने कहा था। लेकिन आप देश के दुश्मनों को निपटाइए। तो वोट जो है, ये मैं कहता हूं हमेशा कि नेता वहां जाके गड़बड़ कर रहा है, जनता क्लियर हो गई है अब। जब मेरे से कहा गया, मैं एमएचए की बात कर रहा था, तो जब मुझसे वो रिपोर्टर पूछते थे कि क्या होगा धीरेन्द्र जी, तो मैं हमेशा कहता था कि यार ये मुझे नहीं पता कौन आएगा मोदी के बाद, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोदी के बाद मोदी से हार्डन्ड आएगा। मैं आपको, ये लिखा हुआ होगा कहीं मेरा आर्टिकल। मैं, वो पूछते थे यार ये क्या बात कर रहे हो, हमने कहा इसलिए क्योंकि जनता और मांग रही है। जनता सीधा सवाल पूछती है कि यार हमने तुम्हारे साथ बंटवारे में, हमने नहीं मांगा था ना, तुमने बंटवारा मांगा था ना यार। तो ठीक है, हमने मान लिया। और जब उन्होंने देखा कि आरफा कानम या कोई वो जुबेर कुबेर टाइप लोग जो ये लिखते हैं ना, बड़े गर्व से, बेवकूफ मानते हुए कि हम यहाँ बाई च्वाइस रहे हैं, नहीं, झूठी और मक्कारी की कहानी आप कोई सुनना नहीं चाहता। आप बाई च्वाइस नहीं, आप बाई षड्यंत्र रहे, कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि जो डिवीजन हुआ था आदि, ये क्लियर है, 50वीं बार आप बता चुके, 50वीं बार हम बता चुके, लेकिन फिर भी ये बात याद रखनी चाहिए, इसलिए बार बार बताना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस देश के डिवीजन को स्टार्ट किया। पाकिस्तान में आप हंसेंगे, आपको मैं कह रहा हूं, आपके, चूंकि आपको तो ये महारत हासिल है इंटरनेशनल उस पे, तो आप वो भी देखते होंगे उनकी वीडियोस। आपने बहुत सारे उनको देखा होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि अरे पाकिस्तान किसने, कहने लगा
अलीगढ़ के कुछ लौंडों ने और एक जिन्ना ने मिलके बना दिया था, याद है ना? अलीगढ़ के कुछ लौंडों ने पाकिस्तान बना दिया। ये पाकिस्तान की आम फहम बातचीत है। ठीक है ना? तो ये उनको याद है। आपने आपकी जो वोटिंग है, जो हुई थी, 90% लोग परसेंट लोगों ने इस देश के डिवीजन का समर्थन किया था, पाकिस्तान के नाम पर वोट दिया था। उसके बाद आप में से 3% लोग ट्रांसफर नहीं हुए, तो वो 87% लोग कौन हैं, ये जरा बताइए? जनता पूछ रही है। इसलिए नेता बोलता है, मैं आपको बता दूं, मतलब आप हंसेंगे चूंकि वीडियो इस तरह का है, चूंकि रिपोर्टर की जिंदगी में ये सब होता है। कश्मीर में वो हमेशा वहां की एक आइडिया था कि साहब ये तो जो है तुम्हारे में दम है तो हटा लो, और वो सब, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कुछ भी हो, वहां उन लोगों के एक अंदर एरोगेंस वो तो दिखती थी कि साहब इनकी हैसियत नहीं, कह रहा अगर दम है तो हटा लो 370, ये सब चीजें ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। तो जब मुझसे ऐसी बात, चूंकि मैं तो हमेशा से अपने आईडी में रहता हूँ, जो भी बात करता हूँ तो उसी में, तो मुझसे एक दो बार बात हुई, तो मैंने उनको हंसते हुए कहा कि मैंने कहा कि तुमको पता किसका दुआ माननी, तुम्हें किसकी पूजा करनी चाहिए, कहने लगे किसकी, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूजा तो शिर्क हो जाएगी। तो मैंने कहा कि किसका, कहने का नेताओं का। कह रहे क्या मतलब? हमने कहा अभी तक इस देश की जनता निकली नहीं है सड़कों पे, तुम जानते नहीं हो। जिस दिन वो ये कहेगी कि मेरे बेटे की लाश मेरे घर तक पहुंची है, और मैंने कहा मैं वेस्टर्न यूपी का हूं, हमारे हर साल लाशें आती हैं, और हमने कहा अपने बेटों के ऊपर रोते हैं, तिरंगा फहराते हैं। जिस दिन हम लोगों ने नेताओं की कॉलर पकड़ ली कि इस लाश का बदला चाहिए, अगले दिन सुबह नहीं दिखोगे। और मैंने कहा ये खुशी मनाओ, और मैं आपको कह रहा हूं आदि, आप एक यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं निकाल के बता सकते जहां आज भी कश्मीर के लिए कभी जुलूस निकला हो। कभी नहीं निकला आपकी यूनिवर्सिटीज में। क्यों? क्योंकि आपके देश में ये था नहीं क्लैरिटी। आज अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी देश के तिरंगे पे कोई आंच आती है ना, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में हल्ला हो जाता है। आग लग तो जाती है सर। ये तो ये ताकत अब नेताओं के पता है। नेता इतना शातिर होता है, वो जानता है कि भाई साहब यही बोलने का फायदा है, तो वो नहीं बोल रहे हैं। मैं आज भी लिखता हूं, मैंने वो लिखी नहीं किताब, बहुत बार मुझसे पब्लिशर ने कहा ओपन में, उसने पैसे भी और सब, मैंने नहीं लिखी, जिसमें मैं ये लिख रहा था कि मोदी कुछ नहीं किए, मोदी चेहरा बने जनता की आकांक्षाओं का। 2011-12 13 तक इस देश की जनता इन नए सोशल मीडिया से ये समझ चुकी थी कि इस देश में 70 साल तक सनातन को मिटाने का काम हुआ, और सनातन वो धर्म के तौर पे नहीं देखती है। मैं आपको फिर बता दूं, इस देश की आबादी सनातन को धर्म नहीं मानती है, सनातन को ही राष्ट्र मानती है, और वही राष्ट्र है। जैसे मैं बहुत पहले लिखता था कि राम ही राष्ट्र हैं, क्योंकि मैंने जब यात्रा देखी उनकी और मैंने पढ़ा और मैंने उस यात्रा को कवर किया था, तो मैंने कहा यार ये तो यही आदमी राष्ट्र है। भगवान राम, बाद में मतलब अगर एज ए आदमी के तौर पे मैं यात्रा को जब हम कवर कर रहे थे, तो हम तो यही मान रहे थे ना भगवान राम दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र हैं। भाई हम तो भगवान राम की यात्रा तो हम एक इस तरह कर रहे हैं कि जो उन्होंने रूप लिया। तो मैंने कहा यार यही आदमी तो राष्ट्र है, क्योंकि यही राष्ट्र है। तो सनातन को राष्ट्र मानती है, उसके पास आ गया। वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी। भारत की जनता एक ऐसे हाथी के तौर पर हो चुकी थी जिसकी सूंड में वरमाला थी, फूलों की माला थी, और जिसको किसी के गले में डालना था। मोदी चेहरा बने तो डाल दिया, वरना वो ढूंढती, वो पवन कल्याण को ढूंढ रही है, वो हेमंता को ढूंढ रही है। वरना हेमंता तो कांग्रेसी है, लुई बर्जर घोटाले में थे, शिक्षक भर्ती घोटाले में, सब में तो उनके खिलाफ बीजेपी ने नारे लगाए थे। मैं खुद था, मैं तो कवर करता था। भाई योगी आदित्यनाथ को कितने लोगों को लगता था कि कभी मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं आपको आज आपके स्क्रीन पे कह रहा हूं दर्शकों को, और बहुत उसके साथ ईमानदारी के साथ, 2009 को जिस समय रिजल्ट आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन हम खुद बाबा योगी आदित्यनाथ के फ्लैट पे बैठे हुए, 125 नॉर्थ एवेन्यू या साउथ एवेन्यू कौन सा था, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर, जानते, मैंने कहा कि बाबा आप जो है, मैं और मेरे एडिटर दोनों, तो हमने कहा कि आप शायद संभाल सकते हैं। यूपी में बुरा हाल हुआ था, 9 सीट आई थी बीजेपी की, भूस भर दिया था वहां। तो मैंने कहा बाबा आप संभाल सकते हैं। तो वो कहने लगे यार ये मुझे बनाएंगे, तुम्हें लगता है? मतलब वो दौर की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ कटु हकीकत बता रहा हूं। ये चूंकि मैं वैसी कहानी नहीं बता रहा जो किसी से पढ़ के सुन के दिमाग से बना के, ये वहां, क्योंकि लोगों का मूड उस तरह नहीं आया था। जैसे ही लोगों ने संवाद शुरू किया, आदि 1192 से लेके
1192 के बाद इस देश ने आपस में संवाद बंद कर दिया था। क्योंकि हुँ। जो इस्लामिक हमलावर वहशी बर्बर अत्याचारी थे, उन लोगों की ज़िंदगी में संवाद कोई अर्थ नहीं रखता। वो दुनिया को बाइनरी में देखते हैं, वो घरों को बाइनरी में देखते हैं, वो हर सिस्टम को उस तरह देखते हैं। उनके यहाँ संवाद हो ही नहीं सकता, वो डरे हुए लोग हैं। वो डरा हुआ आदमी कातिल होता है, हत्यारा होता है और मैनिएक होता है। वो लोग डरी हुई सोसाइटी है। ये सोसाइटी फ्री रहती थी जिसमें किसी भी तुम मैं आपको कह सकता हूं, मेरा चैलेंज है कोई निकाल के दिखाए कि कोई भी राजा रहा हो, किसी भी किस्म का राजा रहा हो, वहां जो धार्मिक स्थल था उसमें किसी भी दूसरे राज्य से आने वाले किसी आदमी को कभी रोका नहीं गया, क्योंकि ये माना जाता था ये राष्ट्र। ये अद्भुत चीज थी और ये हमने 2009 के बाद हासिल की। 2009, 10, 11, 12 से हमने संवाद शुरू किया। इस देश की जनता ने एक ऐसे चेहरे को देखा जो अपीजमेंट के दाग को, धब्बे को, एक कोड को मिटा सकता है। उनको वो चेहरा चाहिए था। उन्होंने मोदी ढूंढा और अगर उनको जब भी ये लगता है कि मोदी ट्वीट कर रहे हैं, झुक रहे हैं, आपको मैं बता दूं क्लियर, मतलब हम लोगों को पत्रकार होने के नाते मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं जो सच बोलता हूं तो, कि भाई कौन सुनेगा, कौन नाराज होगा। आपको मैं बता दूं, जनता जो है अभी आप देखेंगे, उनके जैसे ही वो किसी समन्वय की या उसकी बात करते हैं, आप देखें नीचे क्या लिख के आ जाता है, क्योंकि जनता क्लियर है। नेता ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये जो नए लड़के जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो नई लीडरशिप उभर रही है, ये जनता के साथ समझ रहे हैं। इसीलिए आप हुँ। दूसरों को भी देखिए, भाई राहुल गांधी को आप देखिए ना, जाति जाति कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो क्लियर है, उसको मालूम है मुझे कहां तोड़ना है। ये भी ध्यान रखिए। उदयनिधि स्टालिन है तो वो क्लियर है, इरेडिकेशन सनातमा सनातना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये लड़ाई तो साफ है। अगर उनके पास ये थे, उनके पास हमेशा से थे, उनके पास ये थे कि वो जूते मारते थे, याद होगा 1930 से वो यही काम कर रहे थे, जस्टिस पार्टी वाले, भगवान राम को, भगवान मां सीता को और उन सबको। लेकिन आज उसी जगह, उसी मंदिर में सामने जाके जुलूस हो रहा, 260 साल बाद केरल में इतना खूबसूरत कुंभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप भी और जनता भी एक पेज पर आ रही है। अब उनको डर नहीं लगता नेताओं को, उनको मालूम है हम ऐसा बोलेंगे तो हमारे साथ के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्या बात वरना लोग निकल जाते थे। नहीं, बहुत सही बहुत सही बात बोली है सर आपने। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको समझनी, क्योंकि एक देश का ना प्रोग्रेशन होता है। आई थिंक आपने ये बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। एक्सक्यूज़ मी। वो मोदी जी एक लेवल पे लेके आए हैं जहाँ पर आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी, मिलिट्री, ये स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट वाले आएँगे जो आपकी आइडियोलॉजी और इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा, नो नॉनसेंस पॉलिटिक्स में। बिकॉज़ आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ जाना है, उसके बीच का रास्ता काफ़ी अलग-अलग होता है। और बिना पैसे के ये चीज़ हमको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपके जब आप बोल रहे थे ना, मेरे को यही आ रहा था दिमाग में कि यार जेब में जब फूटी कौड़ी नहीं होती ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। आज आपकी जेब में पैसे हैं, फ्रांस वाला प्रेसिडेंट आके बोलता है, "जय हो।" हाँ, जय हो। मदर ऑफ डील आप बोलते हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मदर ऑफ डील। मतलब सोचो, फिनलैंड हमारी, फिनलैंड छोड़ दीजिए, वो छोटा सा कंट्री, कहां से वो, शायद नॉर्वे या कहां से आया था, मेरे जहन से निकल रहा है। अरे जिसने पुरुलिया हथियार कांड में, डेवी किम डेवी, डेनमार्क का, हुँ, याद है आपको? वो लोग हमारे, वो जो वो देते थे ना, हम उनको लुकआउट नोटिस और फला, ये जो भी उनके लिए वो जो हमारे उनके साथ संधि होती है इंटरपोल में, तो वो बाहर फेंक देते थे यार। कौन इंडियन, उनका राजदूत हमारे प्रेसिडेंट अपने आप को ऊपर मानता था। आज वो सब मिलके कह रहे कि आप मदर ऑफ डील कर ली हमने, क्योंकि एक ब्राउन इंडियन साइन कर दिया है। भाई कैसी बात कर दी हो। तो ये ताकत इसीलिए आई है, ये ताकत वेरी आपकी ताकत। वेरी इंपोर्टेंट सर, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को टाइम दिया। मैं आपको बार-बार डिस्टर्ब करता रहूँगा बिकॉज़ ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरे को चाहिए। जिस तरह से आपने एक्सप्लेन करा है, तो बहुत ही बढ़िया है सर। थैंक यू सो मुझे मच अच्छा आपके लगेगा समय के लिए। दर्शकों। जी जी। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, सर के चैनल को भी नया-नया चैनल खोला है सर ने, प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करिए, देखिए, उनको भी फॉलो और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को तो बिल्कुल फॉलो और सब्सक्राइब आपको करना ही है। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।